देखिए, डायरेक्ट पैसा तो मजदूर के पास गया ही नहीं है। उसकी वजह क्या है, उसको उसके पूरी नीति की जो साजिश है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी खरीदते हैं हर रूप में किसी न किसी तरीके से सरकार को टैक्स देते हैं। सामान खरीद करके इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, सेस देते हैं, तो हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार के लिए पीएम केयर फंड में जो हमने पैसा जमा किया वो दान था, लेकिन सरकार हमको क्या देगी? लोन देगी। हम जो देंगे वो दान है, सरकार जो देगी वो लोन है। और जब तक ये कैश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे मजदूरों के पास सीधे, तो मजदूरों के पास परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी, और परचेजिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आज मजदूर मर रहे हैं, कल को हमारे देश की जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो मरना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल पहले से इस देश में जो आर्थिक मंदी चल रही थी वो आर्थिक मंदी और गहरा जाएगा। जहाँ तक सवाल है पैसे का, इसको एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप याद कीजिए, लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों ने केंद्र सरकार को कहा कि आप हमारा जीएसटी का पैसा वापस कीजिए, और केंद्र सरकार ने उनका जीएसटी का पैसा वापस नहीं किया है। क्या वजह है? वजह यह है कि सरकार की नज़र में प्राथमिकता ही कुछ और है। अभी जब लॉकडाउन चल रहा है, मजदूर ट्रेनों में मर रहे हैं, सरकार कह रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है, और सरकारी सुरक्षा एजेंसी आरपीएफ कह रही है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ये जो परिस्थिति है उसमें सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? सरकार के लिए जेट खरीदना प्राथमिकता है, सरकार के लिए पार्लियामेंट विस्टा बनवाना प्राथमिकता है। सरकार ने कोर्ट को जाकर के कहा कि 20,000 करोड़ का इस लॉकडाउन के दौरान नेताजी के लिए बिल्डिंग बनाना जरूरी है। क्या करेंगे नेताजी बिल्डिंग में आकर के? उनके लिए लॉकडाउन नहीं है क्या? उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है क्या? क्या ये 20,000 करोड़ रुपया जो मजदूरों के लिए खर्च नहीं किया जा सकता था? ये सवाल है। ये सवाल बेशक सरकार से पूछे जाने चाहिए। और ये जो लोग बार बार कहते हैं ना, लेकिन सवाल सरकार से तो तब पूछे जाएंगे जब आप सरकार को पार्लियामेंट के फ्लोर पे अकाउंटेबल रखोगे। पार्लियामेंट सेशन बुलाया नहीं जा रहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज, कितने एमपीज बोल चुके हैं कि आप वर्चुअल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स करिए, उसको बुलाने की बात कही जा रही है, सरकार तो सुन नहीं रही है। तो सरकार जब सुन नहीं रही है तो आवाज कैसे उठाएगा ऑपोजिशन? देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया है, इस प्रश्न से पहले आपने एक बात कही कि लगातार केंद्र सरकार पावर को सेंट्रलाइज कर रही है। सारा का सारा पावर जो है पीएमओ के पास चला गया है। ऐसा लगता है कि हम लोग एक ऐसा क्रिकेट मैच देख रहे हैं जिसमें बैटिंग भी मोदी जी कर रहे हैं, बॉलिंग भी मोदी जी कर रहे हैं, एम्पायर भी मोदी हैं, कीपर भी मोदी हैं, दर्शक भी मोदी हैं, ताली भी खुद ही बजा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। सेडिशन का केस लग चुका है, अब कोई नया केस ना आपके ऊपर बोल दिया जाए कि मोदी जी बॉलर है, क्रिकेटर है, बैट्समैन है। आपने सारे एग्जांपल्स लगा दिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी मंत्री आपको दिखाई ही नहीं देंगे। बाकी मंत्रालय क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। जैसे स्मॉल स्केल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ मामला है तो उद्योग मंत्री क्या कर रहे हैं, जैसे फिनांस से जुड़ा हुआ मामला है तो फिनांस मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, जैसे रेलवे से जुड़ा हुआ मामला है तो रेल मंत्री क्या कर रहे हैं। आप याद कीजिए वो ज़माना कि एक रेल दुर्घटना हुई और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक हमारे पीयूष गोयल जी हैं, रास्ता भटक जा रहा है, शुक्र है कि ये जो एरोनॉटिकल मिनिस्टर नहीं है, नहीं तो हवाई जहाज़ रास्ता भटक जाता और हम लोग एक देश से जो है दूसरे देश पहुंच जाते। ये परिस्थिति क्यों है? क्योंकि जिम्मेदारियों को लोग सही तरीके से निभा नहीं रहे। नहीं, लेकिन जहाँ तक आप जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं तो जो लाल बहादुर शास्त्री का ज़माना था उस समय भी ऑपोजिशन कितना प्रबल था। आज ऑपोजिशन ये सवाल सरकार से क्यों नहीं उठा पा रहा है? अगर बीजेपी ने जब ऑपोजिशन में रहते हुए आदर्श स्कैम, 2G स्कैम, उस पीरियड के दौरान इतने सारे मंत्रियों का इस्तीफा मांग लिया, तो आज ऑपोजिशन क्या कर रहा है? ऑपोजिशन क्यों नहीं सारे कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहा है? आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि पीयूष गोयल जी आप इस्तीफा दे दीजिए, निर्मला सीतारमण जी आप इस्तीफा दे दीजिए? ऑपोजिशन की तो आवाज़ें आई नहीं रही। ऑपोजिशन की जो भी 22 पार्टीज की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली एक 11 पॉइंट चार्टर निकाल दिया और कहा कि नहीं, ये तो राजनीति का टाइम नहीं है, हमने अपने सजेशन दे दिए। और सजेशन भी आपने कैसी सरकार को दिया है जो आपकी बात ही नहीं सुन रही है? देखिए, एक तो आपने जो है बातचीत करते हुए कहा कि आपके ऊपर सेडिशन है। इस देश में सरकार से सवाल पूछना सेडिशन बन गया है, तो बहुत सारे लोग जो है वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने पड़ेंगे। चाहे सरकार को सेडिशन लगाना है लगा दे। अभी जामिया के स्टूडेंट को पकड़ लिया, जेएनयू के स्टूडेंट को पकड़ लिया, गुजरात में जो है एक पत्रकार के ऊपर सेडिशन लगा करके उसका न्यूज़ चैनल बंद करा दिया गया, अलग अलग जगह पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हुए, मानव जो अधिकारों को लेकर लड़ने वाले जो बुद्धिजीवी हैं उनके ऊपर मुकदमे किए गए। तो ये होगा, सरकार आवाज़ दबाने का प्रयास करेगी, लेकिन हम लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है। कोरोना से लड़ने के लिए भी यही साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है सरकार के पास नहीं था, वो लैग कर रही थी। तो कम से कम हम लोग उस साइंटिफिक टेम्परामेंट का इस्तेमाल करें कि जिस चीज़ को जितनी दबाई जाती है वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से ऊपर उभरती है। तो आप कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन को जितना दबाया जाए, ऑपोजिशन को उतना ही ज़्यादा आवाज़ करके और सरकार की अकाउंटेबिलिटी पूछनी चाहिए। लॉकडाउन के नियमों को मानते हुए हमारे किसी भी कार्यक्रम से
कोरोना बीमारी का संक्रमण ना फैल जाए, ज़रूरत नहीं है कि हम कोई रैली करें, कोई प्रदर्शन करें, लेकिन जो अन्य उपलब्ध साधन हैं उसका इस्तेमाल करके सवाल ज़रूर पूछना चाहिए। और सवाल के साथ साथ एक जिम्मेवारी जो विपक्ष को और निभाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हमने अपने पहले सवाल के जवाब के दौरान कहा आपको, कि सवाल भी पूछिए सरकार से और ज़रूरतमंदों की मदद भी कीजिए, उनको सहयोग भी कीजिए। हम लोग कर पा रहे हैं। इसमें एक रोल जो है वो आपके भी फील्ड का है, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं, जिसको हम लोग लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। लेकिन ये जो हम लोग सवाल उठाएंगे उसको लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया है। और आप पता है आपको मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। अभी पिछले दिनों मैंने एक टीवी चैनल पे देखा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का टीवी स्टूडियो में वॉर चल रहा था, वर्चुअल युद्ध लड़ा जा रहा था। क्यों नहीं ये दोनों जो है बॉर्डर पे चले जाते हैं? क्यों नहीं जो टीवी स्टूडियो में बैठ करके हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं वो बॉर्डर पे चले जाएं और पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ से हरा करके आ जाएं? ये काम किसी और का, मेहनत किसी और की, जान कोई और दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की जो फोर्सेस हैं उनके भीतर भी कोरोना के केसेस आए हैं। वो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं जो अपना घर छोड़ करके, अपना बच्चा छोड़ करके कोरोना से लड़ रहे हैं, और ये टीवी में स्टूडियो बैठ करके टीआरपी खा रहे हैं। कन्हैया, सबसे बड़ी दुविधा तो यही है कि कितने कोरोना के संक्रमण सामने आ रहे हैं इसका ही नहीं पता चल रहा है। और रही बात जो आपने टीवी स्टूडियो की कही, तो बाकी टीवी चैनल्स पे मेरा कमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक स्वराज एक्सप्रेस का सवाल है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आई कैन अश्योर यू ऑफ दिस। आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि मीडिया शायद ठीक भूमिका में अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है। रही बात ऑपोजिशन, सारी मीडिया नहीं, वो तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। जहाँ तक ऑपोजिशन का सवाल है, ऑपोजिशन, आपको लगता है कि ऑपोजिशन कहीं दबाव में है इस समय? कोई डर से, जैसे आपने कहा कि भाई अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपके खिलाफ सेडिशन का केस दर्ज कर लिया जाता है, तो क्या ऑपोजिशन इस रीज़न से चुप है? देखिए, अपोजिशन के ऊपर हमेशा ये सवाल पूछा गया है कि अब इस अपोजिशन ठीक से जो है इस सवाल को नहीं उठा रही है, अपोजिशन ठीक से जो है इस मुद्दे को नहीं उठा रही है, अपोजिशन कहाँ है? पिछले 6 साल में आपने ये नैरेटिव को बनते हुए देखा होगा। और अपोजिशन तो छोड़ दीजिए, बेचारे नेहरू जी नहीं हैं हमारे बीच, बहुत सारी चीज़ों के लिए तो नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो साजिश खड़ा किया गया है, ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव बनाया गया है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप उनसे सवाल पूछें कि आप लॉकडाउन के दौरान क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की, जहां प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए खाने का इंतजाम किया, उनको घर पहुंचाने का प्रयास किया। हाँ, हम इस दौर में जो है फ़ोटो खिंचाना और फोटोबाजी करना उसको नहीं ठीक समझते हैं, क्योंकि लोग जब जान दे रहे हों, लोग परेशान हों, तो उनको जो है 1 किलो चावल का थैली दे करके उनके साथ फ़ोटो खिंचा लें और राजनीतिक रूप से उनका गैर जरूरी इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं लगता है। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि नेता ये काम कर रहे हैं? आप एमपीज़ की उठा के सोशल मीडिया अकाउंट्स देख लीजिए, वहाँ लाइन लगी हुई है कि उन्होंने चावल के बोरे लोगों के घर में पहुँचाए हैं और साथ में फ़ोटो भी खिंचवाई है। तो आपको नहीं लग रहा कि नेताओं के लिए वो फ़ोटो अपॉर्चुनिटी भी ज़रूरत है? देखिए, अगर राजनीति सिर्फ प्रचार बन जाएगी तब तो मोदी जी सही देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनसे अच्छा प्रचार तो कोई कर नहीं सकता है। उनकी तो ऐसी महिमा है प्रचार के इस मामले में कि मुझे लगता है कि अगर राजनीति में ऑस्कर मिलता तो 6 साल में हम लोगों को 6 ऑस्कर मिल गया होता। हमारे पास इतने शानदार प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए कि भारत में सब चीज़ संकट में है, लेकिन नेताओं की जो एक्टिंग है उसका स्वर्णिम काल चल रहा है। लेकिन अगर कन्हैया आपसे मैं बात करूं, आपका जो प्रचार और प्रसार तंत्र है, मैं इंडिविजुअल आपकी बात कर रही हूं कि कन्हैया कुमार एक ब्रांड के रूप में उभरा 2016 से। मैं अब जेएनयू वाले, पुराना हो चुका केस, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रही हूँ। अभी सेडिशन का प्रोसिक्यूशन भी अब उसका प्रोसेस भी शुरू हो गया है, अब आपको उस केस से भी जूझना है। और जाहिर सी बात है कि ये पीरियड आपके लिए कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाइयों ने भी आपको शायद बहुत सिखाया होगा और अब आप पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में आने के बाद जो प्रचार और प्रसार का तंत्र है वो कितना इंपॉर्टेंट आपको लगता है? क्योंकि जो रैलीज़ आपने अभी की थी, जनगण मन रैलीज़ जो मैंने आपकी बिहार में देखी, उन रैलीज़ में तो आपकी जिस तरह से आपने भीड़ जुटाई है, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कोई नया राइजिंग स्टार, या मैं रॉक स्टार अगर कहूँ कि रॉक स्टार आ गया है बिहार का। नहीं, मैं इस बात को इस रूप में नहीं देखता हूँ और ना मैं इसको सही मानता हूँ। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई सारे पत्रकारों ने इस दौरान भी जब बातचीत करने की कोशिश की तो उनका सवाल बिहार चुनाव पे होता था, या राजनीति का जो प्रचार प्रसार है। मेरा इस पे साफ मानना है कि राजनीति का प्राथमिक एजेंडा प्रचार नहीं होना चाहिए। राजनीति का प्राथमिक एजेंडा समाज का और देश का भलाई कैसे हो सकता है, ये रखना चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर देंगे, किसी की भलाई कर देंगे, तो आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आपका नाम लेगा। तो आपका कभी एम्बिशन नहीं था कि आप पॉलिटिक्स में आओगे? आपने कभी सोचा नहीं था? नहीं, मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा बनूंगा। मैं स्टूडेंट था, मैंने अपनी पीएचडी ख़त्म की और सब स्टूडेंट की तरह मेरा भी यही सपना था कि किसी कॉलेज में जा कर के प्रोफेसर बनेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हालात हमारे देश के भीतर हैं,
कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं और इसमें आप अपना नैतिकता ढूंढते हैं और आपको लगता है कि आप जिस वर्ग से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वहाँ जो लोगों की समस्या है उसको लेकर के आपको सरकार से सवाल करना चाहिए, उनके भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर राजनीतिक हमले होते हैं, आपको जेलों में डाला जाता है। और आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं होंगे कि इस देश में सच लिखने वाले पत्रकारों की हत्या कर दी गई, RTI एक्टिविस्टों को मार दिया गया, मजदूरों के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है, बलात्कार की घटना करने वाले जो नेता हैं। तो आज आपका जो भविष्य मुड़ा, आप कह रहे थे आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन जो परिस्थितियां थी उन्होंने आपको फोर्स किया कि आप इस तरीके से पॉलिटिक्स में आइए। तो अगर मान लीजिए कि मोदी सरकार नहीं होती तो हो सकता है कि आप कॉलेज में प्रोफेसर होते, कन्हैया कुमार के नाम से ना जाने जाते। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी का पॉलिटिक्स है वो हमेशा सरकार के खिलाफ होता है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, ये स्वाभाविक रूप से यूनिवर्सिटी का एक कल्चर होता है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। बदला क्या? बदला ये कि जब ये सरकार आई, इस सरकार ने इस देश के भीतर विद्यार्थियों के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी, यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ जो है एक जंग शुरू कर दी। यहाँ तक कहा गया कि इन यूनिवर्सिटीज़ में टैंक रखने की ज़रूरत है। अब बताइए, यूनिवर्सिटीज़ में लाइब्रेरी खोलने की ज़रूरत है, लैब बनाने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट सेल खोलने की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट वहाँ से निकले वहाँ उनको रोज़गार भी दिया जा सके, कैंपस सिलेक्शन कैसे बेहतर हो, कैसे और जो है हम हमारी पढ़ाई लिखाई को डिजिटलाइज किया जाए। ये परिस्थिति क्यों पैदा की गई? ये परिस्थिति, मैं उसका कारण बताता हूँ। ये परिस्थिति इसलिए पैदा की गई कि विद्यार्थी समाज का सबसे एक सजग समुदाय होता है, सजग तबका होता है। जब भी देश में कोई इशू होता है उस पर अपनी सवाल को मुखरता से उठाता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि लॉकडाउन के दौरान जामिया के स्टूडेंट को, JNU के स्टूडेंट को, कई पत्रकारों को, उनके न्यूज़ चैनल बंद कर दिए गए हैं। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि सरकार से सही सवाल ना पूछा जा सके। विपक्ष से लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक बात है, ये लोकतंत्र के लिए स्वागत योग्य है, लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल जो है वो सरकार से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार को मैंडेट मिला है, उनके मंत्री हैं। अगर मजदूर सड़कों पे मर रहे हैं तो पहला सवाल इस देश के लेबर मिनिस्टर से होना चाहिए। अगर ट्रेनें भटक जा रही हैं तो पहला सवाल इस देश के रेल मंत्री से होना चाहिए। लेकिन ये सब मंत्री तो नजर नहीं आ रहे हैं ना। लेबर मिनिस्टर का पता है, पीयूष गोयल जी कभी इक्का दुक्का दिख जाते हैं, उसके बाद तो किसी का पता नहीं है कि मंत्री लूडो खेलते हुए दिखते हैं कभी कभी। इसके बारे में तो शायद मैं टिप्पणी ना करूं तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मंत्री नज़र नहीं आ रहे, ये आपका कहना सही है। और ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ना ही वो किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं। लेकिन आपने स्टूडेंट्स की बात कही, जो दिल्ली में जो रायट्स हुए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, NPR, NRC को लेकर जो एक नैरेटिव शुरू हुआ दिसंबर ऑनवर्ड्स, जब से शाहीन बाग और JNU जामिया का पूरा जो प्रकरण शुरू हुआ था, उस दौरान स्टूडेंट पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक चरम सीमा पर देखी गई। लेकिन जितने उफान से, जितने ज़ील से सारे स्टूडेंट्स बाहर निकले उस इशू को लेकर, अब वो इशू तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और आपको कोरोना के चलते अब उसकी बात भी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल एक आशीर्वाद बनकर आया मोदी सरकार के लिए, क्योंकि पूरे देश में उस इशू को लेकर आग लग चुकी थी। अब इस इशू को ज़िंदा कैसे किया जाएगा? देखिए, एक मैं तो आपको बता दूं कि इशू हमेशा समाज में होते रहते हैं। यूनिवर्सिटी की भूमिका ये है कि वो बच्चों को उस सवाल पे आलोचनात्मक तरीके से, क्रिटिकल तरीके से सोचने के लिए, साइंटिफिक तरीके से देखने के लिए सिखाता है। उनको बताता है कि जो आपको आज तक सही कहा गया था दरअसल वो सही नहीं है, उसमें ये गलत बात है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है जिस यूनिवर्सिटी समाज में अपना रोल प्ले करती है, मुद्दे बदलते रहते हैं। यूनिवर्सिटी के सामने जो है नए मुद्दे आते हैं, यूनिवर्सिटी फिर उन्हीं मुद्दों को बहुत मजबूती से उठाती है। जैसे आप ये देखेंगे, मज़दूरों का सवाल ही अगर हम देख लें तो मज़दूरों का सवाल आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया का भी सवाल बन चुका है। लेकिन उससे पहले ये सोशल मीडिया पे जो हमारे देश के छात्र और नौजवान हैं, उन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो विपक्ष के ऊपर सवाल बना है कि विपक्ष के बड़े बड़े नेता कहाँ हैं, ये सवाल भी उन्हीं छात्रों और नौजवानों ने उठाया है कि अगर हमारे पास 200 रुपया है तो अगर हम 200 रुपया लेकर के पार्ले जी बिस्कुट का 10 पैकेट खरीद करके मजदूरों को बांट सकते हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हेलीकॉप्टर से चुनाव में प्रचार करती हैं, वो हेलीकॉप्टर का किराया दे सकती हैं तो मजदूरों का ट्रेन का किराया नहीं दे सकती हैं। ये सवाल भी उन्होंने ही उठाया है। इसीलिए मेरा मानना है कि समाज में छात्रों और नौजवानों, महिलाओं और जो कमज़ोर तबके के हक और अधिकार को लेकर के बोलने वाले जो लोग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं। उनका समाज में होना और उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जाना ज़रूरी है। मैंने इश्यूज़ का इसलिए खास रेफरेंस किया क्योंकि मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, उस कार्यकाल की शुरुआत होते ही आलोचना का भी एक काल शुरू हो गया, भयानक आलोचना का, जिसमें कि धारा 370 भी शामिल था जो कश्मीर से हटाया गया, CA, NRC, NPR, वो सारे इश्यूज़ आए और अब कोरोना आ गया। तो वो जो एक
आलोचनात्मक इश्यूज जो खड़े हुए थे मोदी सरकार के खिलाफ, वो कोरोना ने सारे इश्यूज को दबा दिया। और अब चुनाव भी शुरू हो रहा है, बिहार में चुनाव बहुत जल्द है, कुछ महीनों बाद ही। तो अब जो बिहार का चुनाव है वहाँ पर क्या मुद्दे खड़े होंगे? क्योंकि बिहार में क्या माइग्रेंट क्राइसिस, माइग्रेंट लेबरर्स का क्राइसिस खड़ा किया जाएगा, या एनआरसी, एनपीआर, सीए वो इश्यूज होंगे, वो सामने खड़े किए जाएंगे? नैरेटिव क्या बनेगा बिहार इलेक्शंस का? देखिए, नैरेटिव बिहार इलेक्शन का क्या बनेगा उसके बारे में स्पष्ट रूप से अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि दशकों बाद इस देश में जो अलग अलग क्लास के लोग हैं वो एक मुद्दा बना है। अभी मज़दूरों का सवाल है, हम देखेंगे आने वाले कुछ दिनों में मिडिल क्लास का भी एक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ मज़दूरों को बचाने की ही चुनौती नहीं है, फैक्ट्रियों को और उद्योग को भी बचाने की ज़रूरत है। और फैक्ट्री और उद्योग सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे बचता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर फैक्ट्री और उद्योग नहीं बचेंगे तो आज मजदूर सड़कों पे हैं, कल को मिडिल क्लास को भी सड़क पे आना पड़ेगा। जो 3 BHK में रहते हैं उनको 2 BHK में आना पड़ेगा, जो 2 BHK में रहते हैं उनको 1 रूम। नहीं, लेकिन इस समय तो कोई भी क्लास आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे मजदूरों का तबका हो, सब में एक डिसग्रंटलमेंट है, क्योंकि सबने सब कुछ खो दिया है कोरोना के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सबको प्रभावित करने वाला मुद्दा होता है, जो सभी जाति, समुदाय, वर्ग को प्रभावित करने वाला मुद्दा होता है, वो मुद्दा ही राजनीति का सबसे प्रोमिनेंट मुद्दा तो इसका मतलब आप जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मैं ये मान लूं कि जो आने वाला बिहार का चुनाव है वो स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ा जाएगा। पैंडेमिक, किस पार्टी ने कैसे उस पैंडेमिक को और इस महामारी से कैसे निपटने की कोशिश की, कितनी लोगों की मदद की, क्या ये मुद्दे रहेंगे? देखिए, ये तो तात्कालिक सवाल हैं। बिहार आज जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, आपने देखा होगा कि ये पूरा का पूरा जो माइग्रेंट लेबर का क्राइसिस है उसमें एक अच्छी खासी संख्या, एक अच्छी खासी आबादी बिहार की है। और ये परिस्थिति क्यों पैदा हुआ? ये परिस्थिति इसलिए पैदा हुआ कि बिहार में उद्योग धंधे नहीं लगे। नतीजा ये हुआ कि आप कहीं भी जाकर के सर्वे कर लीजिए, लेबर सर्वे कर लीजिए, कि मजदूर बिहारी, उसका सुपरवाइज़र बिहारी, वो जो जींस बना रहा है पूरी दुनिया में जाकर के बिक रही है, तो वो मजदूर, वो सुपरवाइज़र, वो अपने गांव में भी जींस बना सकता है, जो बड़े बड़े शहरों की झोपड़पट्टियों में रह करके अपना जीवन जी रहा है। आप कोटा चले जाएंगे, स्टूडेंट बिहारी, टीचर बिहारी, तो वो कोचिंग जो है पटना में भी चल सकता है, भागलपुर में भी चल सकता है। तो जो मोदी जी ने एक जो जुमला दिया है भी आत्मनिर्भर भारत का, तो सबसे आत्मनिर्भर अगर कोई है तो वो आज बिहारी है। देखिए, ये बात जो है मोदी जी ने दरअसल नहीं कही है, ये बात गांधी जी की है। गांधी जी ने बहुत पहले ग्राम स्वराज की बात की थी। बहुत सारे लोगों ने उसका आलोचना भी किया, क्योंकि ग्राम पंचायत की या ग्रामीण समाज की एक बुरी चीज़ है, वो है जाति व्यवस्था। तो जाति व्यवस्था को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक एक सुंदर ग्राम का निर्माण नहीं हो सकता है। ये दोनों अपने अपने पक्ष हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अगर हम इस देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमको इंडस्ट्रीज को बचाना पड़ेगा, हमको जो एग्रेरियन क्राइसिस है उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी मज़दूरों, किसानों को बचा करके एक जो हमारी बुनियादी अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर बना करके ही हम दुनिया में जो बाज़ार का मुकाबला है उसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए बिहार जैसा राज्य बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि उसके पास मानव संसाधन है। आप देख लीजिए, पूरे देश में ब्यूरोक्रेट्स को उठा करके अच्छे खासी संख्या में आपको बिहार के लोग मिलेंगे। लेकिन जो बिहार की राजनीति है वो एनडीए वर्सेस आरजेडी लेड अलायंस की ही ज़्यादातर देखी गई है पिछले 2 दशकों में। तो क्या आपके आने से एक नए थर्ड फ्रंट की, जो कि नॉन एनडीए, नॉन आरजेडी फ्रंट की, क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ? देखिए, हम चुनाव को लेकर के अभी बिल्कुल प्राथमिक तौर पे नहीं सोच रहे हैं। हमारी प्राथमिकता ये बात मैं कैसे मान लूं कि आप बिल्कुल सोच नहीं रहे चुनाव के बारे में? नवंबर में चुनाव है। मैं इसलिए नहीं सोच रहा हूँ, या हमारे जैसे बहुत सारे लोग नहीं सोच रहे हैं, कि जब तक राजनीति इस पक्ष और विपक्ष, इस 2 ध्रुव से बाहर निकल करके एक मुद्दे पे एकजुट होकर के नहीं खड़ी होगी, तब तक किसी प्रदेश का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो सकता है। जब तक जाति और धर्म से अलग हट करके जो बिहार के लोगों के बुनियादी सवाल हैं उस पर राजनीति नहीं खड़ी होगी, तब तक जो है बिहार प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। फ्रंट बनते रहते हैं, चुनाव होते रहते हैं, तरह तरह के चुनाव देश में होते हैं। हमको लगता है कि चुनाव ही राजनीति नहीं है। चुनाव से बाहर आकर के भी कैसे हम एक ज़िले का, एक राज्य का विकास कर सकते हैं, वहाँ के लिए क्या उपयुक्त नीति हो सकती है, क्या मॉडल हो सकता है, कैसे हम युवा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या में जो माइग्रेंट लेबर वापस बिहार गए हैं उसको लेकर के एक योजना कैसे बनाई जो आप ये बातें कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी आइडियलिस्टिक भी लगती हैं। अब लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकली और ऑनेस्टली मुझे बताइए, क्या आपका सपना नहीं है कि नीतीश कुमार को सिंहासन से हिलाकर कन्हैया कुमार क्या चीफ मिनिस्टर बनना नहीं चाहते? देखिए, आप दुनिया के किसी इंसान को बिहार का चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो वो समस्याएं तो नहीं जाएंगी।
उन समस्याओं को नहीं, हो सकता है खत्म कन्हैया अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए तो बिहार की समस्याओं को हल किया जा नहीं, सके। ये भरोसा ना हम लोगों को किसी के भीतर झूठ तरीके से पैदा करना चाहिए और ना ये भरोसा मेरे अंदर है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अलादीन का चिराग नहीं है हमारे पास कि हम लेके जाएंगे और चीज़ों को ठीक कर देंगे। बिहार या कोई राज्य, आज केरल इतना शानदार काम कर रहा है स्वास्थ्य के मामले में, तो क्या वो आज शुरू हुआ है कि उसकी तैयारी पिछली सरकारों के द्वारा भी की गई? जब देश में मात्र 1.5% जीडीपी का खर्च करेंगे हम हेल्थ पे, जब तक हम जीडीपी का शेयर नहीं बढ़ाएंगे हेल्थ के ऊपर, अच्छे अस्पताल कैसे बनेंगे? मुझे बताइए कि पिछले 10-15 साल में नए अस्पताल कितने खुले हैं, कितना नया जो है मेडिकल कॉलेज खुला है? ये सवाल है, इसको लेकर के नीति बनाना जरूरी है। और जब तक एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, जब तक कई तरह के राजनीतिक फोर्स मिल करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कि कैसे हम उस प्रदेश का विकास कर सकें, फिर तो कुर्सी बांटते रहिए, कभी तू ले ले कभी मैं ले लेता हूँ। ये इससे देश की परिस्थिति नहीं बदलने वाली है। लेकिन कन्हैया, आपको भी पता है जो पॉलिटिक्स की हकीकत है कि राजनीति में रियलिटी में क्या होता है, हम पेपर पे क्या लिखते हैं, मैनिफेस्टो में क्या लिखते हैं और लोगों को रैलीज में क्या बताया जाता है, ये तो सब जगह होता है। ये सब जगह होता है। ये तो रियलिटी शो में भी होता है कि जो गेस्ट आते हैं उनको हंसने के लिए भी स्क्रिप्ट लिखा जाता है। नहीं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिहार का चुनाव अब बस थोड़े दिन ही बचे, इनफैक्ट महीने बस आप काउंट कर सकते हो टिप्स पर। और आप एक ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, एक ऐसे फ्रंट को, लेफ्ट की जो आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स हैं, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस पार्टी के बारे में कई सालों से अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल वो खत्म हो गया है लेफ्ट फ्रंट, ऐसा लग रहा है। हालांकि इश्यूज लेफ्ट फ्रंट उठाता रहता है और लोगों से जुड़े हुए मुद्दे भी लेफ्ट उठाता रहा है, लेकिन लेफ्ट के बारे में जो परसेप्शन है कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ये कोई देश को डायरेक्शन नहीं दे सकते, इनके पास कोई युवा शक्ति नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार के आने के बाद ऐसा लगता है कि एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। नहीं, सिर्फ कितनी जान कन्हैया ने अभी तक लेफ्ट में फूकी है, मेरा एक सवाल आपसे। देखिए, ये एक व्यक्ति केंद्रित सवाल ही नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव का सवाल है, ये एक आइडियोलॉजी का सवाल है कि हम सरकार कैसे चलाएंगे, उसके को लेकर के हमारे पास क्या फ्रेमवर्क है। मैं अपनी बात क्यों करूं? आज शैलजा टीचर की बात होने की ज़रूरत है ना। आज हमारे सामने दो मॉडल है, एक गुजरात मॉडल है, दूसरा केरला मॉडल है। पूछ लीजिए देश में घूम घूम करके कि कौन सा मॉडल चाहिए। वो मॉडल चाहिए जहाँ मजदूरों को हवाई जहाज़ से लाया गया, जहाँ मजदूरों को 5 स्टार होटल की व्यवस्था में क्वारंटाइन किया गया, जहाँ मौत की संख्या एकदम मिनिमम कर दी गई। सबसे पहला केस वहाँ पे आया था, पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर लिया गया। जहाँ जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य के ऊपर और शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, या आपको अहमदाबाद चाहिए? तो आप कह रहे हैं कि आपको मोदी जी की तरह अपना ब्रांड बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, एक बड़े लीडर के रूप में उभरने की कोई इच्छा नहीं है? क्योंकि ये लड़ाई जो है, राजनीतिक लड़ाई बॉक्सिंग मैच नहीं है कि दो बॉक्सर जो हाथ में ग्लव्स लेकर के आए और एक दूसरे की नाक तोड़ दें, उससे कुछ नहीं होगा। अगर मोदी जी कुछ अच्छा करें और उससे देश आगे बढ़े तो दूसरे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम करें, ठीक है, अगर हमारे जैसे और लोग करें तो उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, देश को, हम लोगों को ये जो वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, वाद प्रतिवाद वाली जो परिस्थिति है ना, उससे बाहर निकालने की जरूरत है। इससे क्या होता है कि असल में उस दोनों इंसान का कंट्रोल एक ही आदमी के पास है। कभी इधर का स्विच दबा देता है, कभी इधर का स्विच दबा देता है। जो लेबर कानून खत्म किए गए, मैं आखिरी बात बोलता हूँ, लेबर कानून जो खत्म किए गए हैं वो किसी एक पार्टी के राज्य में नहीं खत्म किए गए। ये सवाल है, अगर मजदूर मर रहे हैं तो मजदूरों को सुरक्षा देने वाला कानून नहीं समाप्त किया जाना चाहिए। जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, बिजली पे, पानी पे, सुरक्षा पे खर्च होना चाहिए। चलिए, ये लेबर जो लॉज को लेकर जो पूरा मुद्दा भी उठा है, इस पे तो अभी बहस चल रही है, अभी क्या होगा, अभी इस पे सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन चलते चलते एक जो मेरा सवाल है कि आज इस कुर्सी पे एज एन एंकर मैं बैठी हूँ, लेकिन अगर आज इस कुर्सी पे नरेंद्र मोदी आपके सामने होंगे तो एक लाइन में आप उन्हें क्या कहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी एक तो इस कुर्सी पे क्यों होंगे, प्रधानमंत्री जी इमेजिन कर लीजिए, हम बहुत सारी चीजें इमेजिन करते हैं राजनीति में। इमेजिन ही करना है तो फिर मोदी जी को क्यों इमेजिन करें, बर्नी सैंडर्स को इमेजिन ना कर लें। लेकिन अगर मोदी जी ही हैं तब भी हम उनको एक बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री, इस समय डायरेक्ट लड़ाई उन्हीं से ही चल रही है, इसलिए मैंने बस मैं बर्नी सैंडर्स तो उनसे सिर्फ मैं इतना बात कहूँगा कि देखिए, मैं आपकी यह बात मानने के लिए तैयार हूँ कि आपने चाय बेची है, वो भी रेलवे स्टेशन पे। अगर आपने चाय बेची है रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे की जो ये दुर्दशा है और मजदूरों की जो ये हालत है, ये आपसे छुपी हुई नहीं होगी, आप उसको देख रहे होंगे। और आप देख करके चुप मत रहिए, वरना राजनीति में कल को आकर के कोई भी इंसान ये कहेगा कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, तो उस पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। गरीब के ऊपर जो भरोसा है उसको नहीं मिटने। चलिए, यही है शायद कन्हैया कुमार की स्टाइल, बेबाक। और आई एम श्योर अगर मोदी जी ये इंटरव्यू देखेंगे तो सोचेंगे जरूर, भले वो कुछ करें ना, लेकिन 2 सेकंड के लिए सोचेंगे कि कन्हैया कुमार ने क्या किया, आप क्या कहा है। आई एम सॉरी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस पर आने के लिए, एंड इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।